हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास क्लासेस 12 में। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान और कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान में आज है अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आज हम अध्याय 1 में पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 1.6। ठीक है? तो इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे? उदाहरण नंबर 1.6। तो चलिए पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ, इसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है? तो प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, किताब से पढ़ रहा हूँ। आप लोग किताब रख के अपने पास पढ़िएगा। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि चित्र 1.7 में दर्शाए अनुसार किताब में है कि आपको चित्र में देखना है कि अनुसार समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q, Q तथा माइनस Q पर विचार कीजिए और प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। ठीक है? ये कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जैसे मान लीजिए कि हम पहले क्या बना लें, एक समबाहु त्रिभुज बना लें। ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर, इसका एक शीर्ष ये है, इसका एक शीर्ष ये है, इसका एक शीर्ष ये है, और प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश रखा हुआ है, कैसा आवेश रखा हुआ है, क्यू 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 आवेश रखा हुआ है। अच्छा, अगर हम किताब के हिसाब से बनाएं तो आपका ए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो ए पर क्यू आवेश है, बी पर भी क्यू आवेश है और सी पर क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है सी पर। ठीक है? अब अगर एक काम करें हम, जो ए पर उपस्थित आवेश है इसको Q1 मान लें, बी पर उपस्थित आवेश को Q2 मान लें और इस पर उपस्थित आवेश को Q3 मान लें। ठीक है? तो अब ये कह रहा है, अब ये जो त्रिभुज है इसकी भुजा L है, L। ठीक है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है? अब कह रहा है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है? एक समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया ABC। अब ये कह रहा है कि इसके शीर्ष पर Q Q माइनस Q आवेश रखा हुआ है। मतलब ये Q है, ये Q है, ये माइनस Q आवेश रखा हुआ है। बस हमने पहचान के लिए ए वाले आवेश को Q1 मान लिया, बी पर उपस्थित आवेश को Q2 मान लिया, सी पर उपस्थित आवेश को Q3 मान लिया। तो अब ये कह रहा है कि ये जो आवेश रखे हुए हैं ना ए बी सी पर, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष पर जो आवेश रखे हुए हैं इन पर कितना बल लग रहा है। ठीक है? मतलब अगर हम ए पर उपस्थित आवेश पर बात करें कि यहाँ पे हमारा एक आवेश उपस्थित है ए। ठीक है? और ए पर कौन सा आवेश है, शीर्ष ए पर क्यू आवेश है। तो क्यू आवेश पर ये बल लग रहा होगा, यहाँ बी पर उपस्थित आवेश क्यू के कारण भी बल लग रहा होगा और सी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण भी बल लग रहा होगा। किस पर? ए पर उपस्थित आवेश के कारण। उसी तरह बी पर उपस्थित आवेश पर ए के कारण बल लग रहा है, सी के कारण बल लग रहा है। उसी तरह सी पर उपस्थित आवेश के कारण के पर बी के कारण बल लग रहा है और ए के कारण बल लग रहा है। ठीक है? इसके कारण बल लग रहा है, बी के कारण बल लग रहा है और ए के कारण बल लग रहा है। पहले मैं साइड में कुछ चीजें लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा दिख जाए पॉजिटिव और पॉजिटिव या तो नेगेटिव और नेगेटिव आवेश दिख जाए। ठीक है? ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, दूर भगाते हैं, भगाते हैं। अब अगर मान लीजिए कभी ऐसा दिख जाए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिख जाए, तो दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब ये एक दूसरे को पास बुलाते हैं, एक दूसरे को पास बुलाते हैं। ठीक है? और अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हो F12, इसका मतलब है कि आवेश 1 पर बल बल आवेश 2 के कारण। कभी ऐसा दिख जाए, अगर ऐसा लिखा है कि F12, इसका मतलब है कि आवेश 1 पर, पहले आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण? आवेश 2 के कारण। ठीक है? अगर कभी ऐसा दिखे तो। अब चलिए, अब हम इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम ए पर उपस्थित आवेश के कारण बल निकालें कि ए पर उपस्थित आवेश है और इस पर बल लग रहा है बी के कारण, तो बताओ ये ए क्या है, पॉजिटिव आवेश है, और ये बी पर उपस्थित आवेश भी क्या है, पॉजिटिव आवेश है। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव दिख जाता है तो एक दूसरे क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। मतलब ये जो बी वाला आवेश है, ये बी वाला आवेश ए वाले आवेश को दूर की ओर धक्का देगा। भाई तुम मेरी तरफ आता तो मेरे से दूर जा, है ना? इसको क्या करेगा, दूर की ओर धक्का देगा। तो ये जो ए वाला है, ए लगभग इस दिशा में जाएगा, ऐसे। ठीक है? और इसको पहचान के लिए हम लिख लेंगे F12। ठीक है?
अरे भाई, यहाँ पे ए पर कौन सा आवेश है? क्यू आवेश, और क्यू क्यू को हमने क्या माना? Q1 माना है। मतलब Q1 आवेश पर बल लग रहा है, मतलब इस वाले आवेश पर, Q1 वाले आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण? Q2 वाले आवेश के कारण। ठीक है, तो F12 हो गया। इसी तरह आप बताओ, अगर यहाँ पे क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, और अगर एक प्लस मिल जाए, एक माइनस मिल जाए, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? पास बुलाते हैं। मतलब ये जो सी पर उपस्थित आवेश है, ए वाले पर उपस्थित आवेश को क्या करेगा? अपनी तरफ बुलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आवेश है और यहाँ पे नेगेटिव आवेश है, इसके कारण। तो कहाँ की ओर चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि सी क्या है? नेगेटिव है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या करेगा? अपनी की तरफ बुलाएगा, तो ये इधर जाएगा, ऐसे। और यहाँ पे जो बल लगेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा वेक्टर F13। मतलब तीसरे, पहले वाले आवेश पर बल लग रहा है तीसरे वाले आवेश के कारण। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं। यहाँ पर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। यहाँ पे कौन सा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है। इस पॉजिटिव आवेश के कारण, मतलब ए पर उपस्थित आवेश के कारण बी पर जो बल लगेगा वो कहाँ की ओर लगेगा? दूर की ओर लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा, ऐसे। ठीक है, और कितना होगा? तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 वेक्टर, किसके कारण किस पर लग रहा है? ये कौन सा है? 2 है, और 2 पर किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर 2 1। F वेक्टर 2 1, मतलब दूसरे वाले आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण? पहले वाले आवेश के कारण। पहले वाला आवेश क्या कर रहा है? दूसरे वाले को दूर भगा रहा है। भाई तू पॉजिटिव है, मेरी तरफ मत आ, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा? दूर भगाएगा। अब ये क्या है? नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पास बुलाते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना? और पॉजिटिव एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए दूर भगा रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। तो क्या करेगा? नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ बुलाएगा। तो ये इस पर जो बल लगेगा ना, किसके कारण? इस सी पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, वो इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, किस दिशा में बल लगेगा? इस दिशा में बल लगेगा। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे बल लगेगा, ऐसे। और ये बल कितना होगा? तो ये बल होगा वेक्टर, किस पर लग रहा है? 2 पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? 3 के कारण लग रहा है। तो वेक्टर 2, वेक्टर F23। ठीक है, अब हमने ए पर बल निकाल लिया, बी के कारण, सी पर उपस्थित आवेश के कारण। बी पर बल निकाल लिया, ए पर उपस्थित आवेश के कारण, सी पर उपस्थित आवेश के कारण। इसी प्रकार सी पर बल निकालेंगे, किसके कारण? ए पर उपस्थित आवेश के कारण, बी पर उपस्थित आवेश के कारण। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए, ये नेगेटिव आवेश है, ये क्या है? पॉजिटिव आवेश। एक दूसरे को पास बुलाएंगे, तो ये क्या करेगा? जो Q1 है Q3 को अपनी तरफ बुलाएगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा इसको। जब खींचेगा तो इसकी दिशा इधर की ओर हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, और किस पर बल लग रहा है? 3 वाले आवेश पर बल लग रहा है, और किसके कारण लग रहा है? पहले वाले आवेश के कारण। तो वेक्टर F31, वेक्टर F31। ठीक है, मतलब तीसरे वाले आवेश पर बल लग रहा है पहले वाले आवेश के कारण। अब यहाँ पर भी देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ पर जो Q3 है वो इधर की तरफ आएगा, Q2 की तरफ आएगा, बल लगेगा तो, क्योंकि अपनी तरफ बुलाएगा ना, ये ऐसे जाएगा, इसकी दिशा इधर हो जाएगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? किस पर बल लग रहा है? तो लग रहा है 3 वाले आवेश पर लग रहा है, और ये किस वाले आवेश के कारण? 2 वाले आवेश के कारण ये बल लग रहा है। क्लियर है? ठीक है, इतना तो उम्मीद करता हूँ कितना आया होगा समझ में। हमने क्या किया कि बस बल देखा है कितना होगा, लेकिन अगर इस पर जो बल लग रहा है, ये कितना होगा अगर वो देखा जाए, तो बल अगर हम निकालते हैं तो बल के लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास? F बराबर K Q1 Q2 वाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इस पर जो F12 पर बल लग रहा है वो कितना है, तो K Q1 की जगह पर Q है, गुणे Q2 की जगह पर भी क्या है? Q है। और इन दोनों Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना है? L है। तो R का स्क्वायर होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही R होती है। यहाँ पे जो Q है और Q है, ये इस बिंदु पर रखा है Q, इस बिंदु पर रखा है Q, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? L है। L का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर F12 बराबर K, Q का Q से होगा तो Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि जो वेक्टर F12 आया है वो कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हमारे पास है क्या? वेक्टर F12। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसमें देखें F13 में देखें, तो F13 में क्या है? देखो भैया, यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे भी Q आवेश है, बस
क्या है अंतर कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बताएगा कि इनमें कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो Q1 की जगह पे भी Q है, अगर Q2 की जगह पे हम देखें तो यहाँ पे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, Q रखना पड़ेगा। तो Q इंटू क्यू हो जाएगा, और इन दोनों आवेशों के भी बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी L है। ठीक है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, K इंटू क्यू, तो क्यू का क्यू से गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई एल स्क्वायर आ जाएगा। तो जो वेक्टर F13 पर बल लग रहा है, ये बल भी कितना है, ये बल, इसको ऐसा लिखते हैं, ये वाला बल कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर F13 इस पर इतना बल लग रहा है। ठीक है, अब अगर इस वाले पर देखें, इस वाले पर कितना लग रहा है, तो इस वाले पर भी देखो ना भैया, यहाँ पे कौन है, इस तीसरे पर तीसरे वाले आवेश पर बल लग रहा है पहले वाले आवेश के कारण, तो पहला वाला आवेश Q, तीसरा वाला भी आवेश Q, है ना, है तो दोनों में क्यू क्यू ही, बस अंतर क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बल तो उतना ही लगेगा, बस कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, इनके बीच की दूरी एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसा लिख लेंगे कि के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बराबर कौन सा बल लग रहा था इधर, 3 1 लग रहा था। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये क्या है, वेक्टर F21, मतलब दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण बल, तो के, ये तो आ ही जाएगा के। अब पहला वाला आवेश Q है, दूसरा वाला भी आवेश Q है, Q इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी L है, तो L स्क्वायर हो जाएगा, इतना बल लग रहा है। अब इस तरह इसमें देखें, तो ये क्या है, Q है, ये भी Q है, Q का Q से गुणा होगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो K इंटू क्यू स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी L है, तो L का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो, ठीक है, तो K आ गया, क्यू इंटू क्यू का गुणा होगा तो क्यू हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे में इनके बीच की दूरी कितनी है, एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हम अच्छे से देखें, अगर अच्छे से हम देखें तो इसका मतलब हमें इधर लिख, ये है वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F13, ये बराबर है, और इसको हम क्या लिख लेंगे, वेक्टर FA। ठीक है, मतलब ये FA हमें मिल गया। ठीक है, इनको क्या कह देंगे कि ये बराबर है, और कितना है, FA भी बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको मान लेते हैं कि ये FA है। उसी तरह यहाँ पे वेक्टर F12, वेक्टर F23, वेक्टर F21, वेक्टर F23, ये दोनों भी आपस में बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर बराबर है, नहीं है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर 23 बराबर है वेक्टर 21, तो इसको हम लिख लेंगे वेक्टर FB, ऐसे पहचान के लिए, ये दोनों बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी वाले के लिए बात करें, तो सी वाले में भी देखो, यहाँ पर इसके कारण जो बल लग रहा है, ये लग रहा है, कितना है, वेक्टर F31 है, और ये कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, जो इस पर बल लग रहा है, बी पर उपस्थित आवेश के कारण कितना है, वेक्टर F32 है, इस पर कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये भी तो बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F31 बराबर वेक्टर F32, और इसको नाम दे देंगे वेक्टर FC। ठीक है, ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब अगर देखें तो ए पर भी दो दिशाओं में बल लग रहा है, बी पर भी दो दिशा में बल लग रहा है, सी पर भी दो दिशा में बल लग रहा है, दो डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका परिणामी निकालेंगे कि परिणामी कितना आएगा। ठीक है, तो परिणामी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो ये वेक्टर F12 है और वेक्टर F13 है, इनके बीच का एंगल चाहिए, एंगल कितना होगा, मतलब अगर अगर हमें ये वाला कोण पता चल जाए, कौन सा, ये वाला कोण पता चल जाए, तो हम इनका परिणामी निकाल सकते हैं। उसी तरह ये यहाँ का कोण पता चल जाए, इसका परिणामी निकाल सकते हैं, यहाँ का कोण पता चल जाए, इन दोनों के बीच का परिणामी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर दो दिशाओं में बल लग रहा है, तो हमें एक दिशा में लग रहा है तब तो परिणामी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कई दिशाओं में बल लग रहा है एक ही बिंदु से, हमें क्या करना पड़ता है, परिणामी निकालना पड़ता है। अब परिणामी निकालने के लिए देखेंगे इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। पहले ये बताओ, ये जो हमारे पास त्रिभुज था, ये कैसा त्रिभुज था, तो एक समबाहु त्रिभुज था, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब हमारे पास ये जो कोण होगा, इस साइड वाला अंदर वाला, ये भी 60 डिग्री होगा, ये जो अंदर वाला होगा ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब अगर हम एक काम करें, अगर मान लीजिए कि हमें ये वाली भुजा हमने बढ़ा ली, तो ये वाली भुजा के कारण और इस वाली भुजा के कारण ये जो कोण बनेगा, ये कोण कौन सा कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा बहिष्कोण, है ना। तो अगर मान लीजिए ये एबीसी है, और एबीसी का ये कोण कौन सा कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। तो बहिष्कोण हम कैसे निकालते हैं, तो जिस शीर्ष पर बहिष्कोण बन रहा है, उस वाले शीर्ष के कोण को छोड़ देते हैं, है ना, उस कोण को छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो कोण बचते हैं उनको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, बहिष्कोण बन रहा है, तो इस वाले कोण को छोड़ देंगे, और अंदर जो शेष दोनों कोण बच रहे हैं उनको जोड़ देंगे, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ पे है कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण बाहर बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, इस वाले कोण को छोड़ देंगे और अंदर वाले दोनों को जोड़ लेंगे, तो 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है।
ठीक है। उसी तरह अब अगर इस साइड में देखें, इस साइड में देखें, तो इधर भी तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, फिर इधर ये भुजा निकली हुई है, एक ये भुजा, इनकी की सहायता से ये यहाँ पे कोण बन रहा है, और ये कोण कौन सा कहलाएगा? बहिष्कोण। जब हम इस वाले कोण की बात करेंगे तो ये वाला कोण छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों कोणों को जोड़ लेंगे। ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो कितना हो जाएगा? 60 60 120 हो जाएगा। मतलब इनके बीच का एंगल हमें पता चल गया, इनके बीच का भी एंगल पता चल गया, इसके बीच का तो 60 ही होगा। ठीक है। अब हम क्या कर लें? परिणामी निकाल लें। तो पहले क्या निकालें कि वेक्टर F12 और वेक्टर F13 का के मध्य का परिणामी, और जबकि इनके बीच का कोण कितना है? 120 है। ठीक है। तो ऐसा लिख लेंगे कि बिंदु ए पर परिणामी बल, ठीक है, तो बिंदु ना लिख के त्रिभुज लिख देते, त्रिभुज शीर्ष ए के परिणामी, तो ए पर परिणामी बल, ठीक है, उसको फिर से लिखते हैं, ए पर परिणामी बल। और परिणामी निकालने के लिए हमारे पास दो सूत्र है। एक सूत्र तो ये है कि F बराबर अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अगर हमारे पास दो बल हैं, ठीक है, एक F1 है, दूसरा F2 है, तो हम इस सूत्र से क्या कर लेते हैं? परिणामी निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक सूत्र और है, यदि बल दोनों बराबर हों, बल दोनों बराबर हो, देखो यहाँ पे वेक्टर F12 बराबर है वेक्टर F13 के, मतलब ए पर बल लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो दोनों बल हैं, ये दोनों बल क्या हैं? आपस में बराबर हैं। ये दोनों बल आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। और ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? इनको ऐसा लिख सकते हैं। तब इसके लिए जो परिणामी होगा, परिणामी के लिए फार्मूला और है हमारे पास, उस परिणामी को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एफ है, एफ क्या हो जाता है? तो एफ हो जाता है 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है। अगर बल दोनों परिणाम में बराबर हैं, अगर दोनों बल बराबर हैं परिमाण में, तो हम क्या करेंगे? इस सूत्र से निकाल लेंगे क्या? कि 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है। तो चलिए इस सूत्र का हम यूज करते हैं। तो ए पर परिणामी बल कैसे निकालेंगे? तो एफ बराबर या एफ ए बराबर, ठीक है, इसका इसको एक काम करते हैं, इसको एफ ना कह के एफ ए ना कह के एफ बस कहते हैं, और इसको भी एफ कहते हैं, इसको भी एफ कहते हैं, बस। ठीक है। तो एफ ए बराबर 2। अब बताओ, इनके और इनके ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एफ कह सकते हैं। दोनों बराबर है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, इसको क्या कह सकते हैं? एफ कह सकते हैं। तो इसको एफ कह लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2f, और सूत्र क्या बन जाएगा? cos थीटा बाई 2। ठीक है। क्योंकि हमें बल तो एक ही रखना है ना, दोनों बल आपस में बराबर हैं, चाहे आप ये रख दो पहचान के लिए, या ये रख दो, ये रख दो, एक ही बात है, और ये दोनों बराबर थे, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? एफ मान लिया। ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा एफ ए बराबर 2f cos, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है, वो कितना है? 120 डिग्री है, 120/2। अब 2 से 120 को भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ ए बराबर आ जाएगा 2f cos, इससे इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एफ ए बराबर क्या आ गया? एफ ए बराबर आ गया एफ, क्या आ गया? एफ आ गया। ठीक है। एफ न्यूटन। और ये जो एफ है, ये एफ किसके बराबर है? इन दोनों के बराबर है। तो इस एफ की जगह पे हम इन दोनों को भी लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो किसी एक की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है। तो एफ ए बराबर कितना आ गया? F12 बराबर F13 बराबर एफ। ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि ये सभी आपस में क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। अभी तो हमने ए पर परिणामी निकाल लिया, अब किस पर निकाल लें? बी पर परिणामी निकाल लें। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब बी पर परिणामी बल। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर भी तो दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, और ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। इन बराबर बलों को भी हमने क्या मान लिया? एफ मान लिया। क्या मान लिया? एफ मान लिया। ठीक है। या एक काम करते हैं, इसको हम F1 करते हैं, इसको F2 करते हैं, इसको F3 करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा F1 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 F1, और ये हो गया F1। ठीक है। अब चलिए, अब इस वाले के लिए बात करते हैं। इसको 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे बी पर परिणामी बल। तो बी पर भी दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ठीक है। अगर इस दो बल लग रहे हैं और इनके बीच का कोण कितना है? 120 डिग्री, और ये दोनों बल आपस में क्या है? बराबर हैं, और ये दोनों बल बराबर थे, तो हमने इस पहचान के लिए क्या रख दिया? इसको F2 कह दिया। ठीक है। तो इनका जो परिणामी आएगा, वो परिणामी कैसे निकाल लेंगे? हम निकालेंगे एफ वी बराबर, हम क्योंकि बी वाले का परिणामी निकाल रहे हैं, तो एफ वी बराबर 2f, और ये दोनों जो बी पर बल लग रहा था, एक बल इधर लग रहा था, एक बल इधर लग रहा था, और ये दोनों बल आपस में क्या थे? बराबर थे, और बराबर के कारण हमने इसको क्या मान लिया? F2 मान लिया। ठीक है। तो पहचान के लिए तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? F2 लिखेंगे, और cos
थीटा बटे 2 होता है तो थीटा बटे 2 ना लिख के हम यहाँ पे ऐसा लिखें अगर कि थीटा कितना है 120 है बटे 2 है, सीधा सीधा है ना, क्योंकि पहले तो हमने सूत्र बता दिया, ये होता है 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एफ बी बराबर 2f2, क्योंकि यहाँ पे ये बी पर बल लग रहा है इधर और बी पर ही बल लग रहा है इधर, दो दिशाओं में बल लग रहा है, इनके बीच का कोण 120 डिग्री है, और ये जो बल लग रहा है ना, ये दोनों बल क्या है आपस में बराबर हैं, तो इसको बराबर के कारण हमने इसका नाम क्या दे दिया, f2 नाम दे दिया। तो क्या आ गया, एफ बी बराबर 2f2 cos थीटा बाई 2 होता है, थीटा की जगह पे 120 रख दिया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, अब ये बन जाएगा आपके पास भैया, देखिए ये हो गया एफ बी बराबर 2f2 f2 और cos यहाँ पे 120 को 2 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 60, तो क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, तो एफ बी बराबर क्या मिल जाएगा 2f2 और 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एफ बी बराबर क्या बचेगा, f2 न्यूटन बचेगा, और f2 कितना है, F2 है इन दोनों के बराबर है। ठीक है, चाहे इसके बराबर कह दो या इसके बराबर कह दो, इसके बराबर कह दो, मतलब इन दोनों पे समान परिमाण में बल लग रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, एफ वी बराबर हो जाएगा F1 F21 बराबर F23 बराबर F2। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, ये क्या है, सब आपस में बराबर है। ठीक है, अब अगर अब क्या करें, हम सी पर परिणामी निकाल लें, तो अब सी पर परिणामी बल। ठीक है, और सी पर परिणामी बल के लिए सूत्र वही रहेगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम एफ सी बराबर 2, लेकिन यहाँ पे पहचान के लिए हमने क्या रखा है, F3 रखा है, तो हो जाएगा F3 cos थीटा की जगह पे कितना है 60 डिग्री है, तो 60/2 हो गया। देखो भैया थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, जब कोण 60 डिग्री बन रहा है तो इसलिए थीटा/2 हो गया, 60/2 हो गया, इसको इसे काट देंगे तो क्या बच जाएगा, एफ सी बराबर 2f3 cos 30 बचा, और cos 30 की वैल्यू हो जाती है, एफ सी बराबर हो जाएगा 2f3 और cos 30 की वैल्यू √3/2, इस 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एफ सी बराबर √3f3 न्यूटन। ठीक है, इतना बल लग रहा है। ठीक है, इतना बल लग रहा है, क्लियर है। अब देखो अगर इसको आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या कि एफ सी बराबर F31 बराबर F32 बराबर F3 न्यूटन। ठीक है, अब अगर आप अच्छे से देखें तो सभी पर समान परिमाण का बल लग रहा है, इसका मतलब है कि एफ ए वी बराबर, दोनों तो बराबर हैं आपस में, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, कौन कौन, एफ ए और एफ बी, एफ ए और एफ बी, क्योंकि दोनों का परिणाम तो उतना ही आ रहा है जितना F12 है, उतने के बराबर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे √3 गुना आ रहा है, √3 गुना आ रहा है किसके, F3 के, मतलब यहाँ पे ये बल और ये बल, इन दोनों बलों का, इन दोनों में से कोई एक बल ले लो आप, तो उनका क्या हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों ये पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो बल लग रहा है ना, जो इस पर परिस्थित आवेश के ऊपर, इस पर परिस्थित आवेश के ऊपर जो बल लग रहा है, वो बल क्या है, बराबर है, और जो यहाँ पे बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो कितना लग रहा है, इतना बल लग रहा है। ठीक है, कितना बल लग रहा है, इतना बल लग रहा है। अब यहाँ पे आप इसको उठा के इनमें से कोई भी एक उठा के यहाँ पे रख लो, और जब रख लोगे तो वही चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको रखें इनमें से कोई एक बल, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, हम कोई भी एक रख सकते हैं। जब कोई एक रख लेंगे तो ये लगभग कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। इसको अगर हम चाहे तो लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, नहीं बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, न्यूटन, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर भी लिखना चाहें तो ये भी कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर न्यूटन, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर है, F2 के बराबर है ना, देखो F2 किसके बराबर है, F21 के बराबर है, F23 के बराबर है, और F21 कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और F23 कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो हम इसके बराबर में नहीं लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। अब यहाँ पे देखो क्या है, F3 कितना है, F2332 या F31 है, F31 कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखिए √3 है तो √3 आ गया। ठीक है, √3 आ गया, √3 है ना, और साथ में क्या आ गया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया ये। तो अब आप देखो अगर इस इन दोनों को देखो, इन दोनों को,
एफ ए और एफ बी को। एफ ए और एफ बी में कितना आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। लेकिन एफ सी वाले को देखो क्या उतना ही आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर तो आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, रूट 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रूट 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब एफ ए और एफ बी क्या है, आपस में बराबर है। एफ ए और एफ बी आपस में क्या है, बराबर है। अगर इसको हम समीकरण 1 माने और इसको समीकरण नंबर 2 माने, तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है कि एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर है। तो तब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अच्छा यहाँ पे पहले लिख दिए थे क्या, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि एफ ए बराबर क्या हो गया, एफ बी हो गया। ठीक है, एफ ए बराबर एफ बी हो गया। ठीक है, इतना तक आया समझ में। हमें क्या करना था कि जो शीर्ष पर उपस्थित आवेश हैं, प्रत्येक शीर्ष पर उपस्थित आवेश के कारण बल निकालना था। तो इस पर उपस्थित आवेश पर कितना बल लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ही लग रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का परिणामी वही है, लेकिन अगर परिणामी की दिशा देखें ना, तो परिणामी आपका ऐसे जाएगा, इनके ठीक बीच से जाएगा, ठीक बीच से जाएगा, ऐसे जाएगा। कौन कौन ठीक बीच से जाएगा, इनका जो परिणामी है, और परिणामी कौन है, एफ ए है। कौन है, वेक्टर एफ ए है। ठीक है, और इनके बीच का परिणामी भी कहाँ जाएगा, इनके ठीक बीच से होकर जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक बीच से होकर जाएगा। और यहाँ कभी कोण कितना, इसका नाम क्या होगा, वेक्टर एफ बी होगा। ठीक है, और इनके बीच का भी परिणामी ठीक बीच से होकर जाएगा। मतलब ठीक बीच का मतलब है कि ये जो कोण बन रहा है ना, इसको दो भागों में बांटता हुआ जाएगा। ये क्या है, वेक्टर एफ सी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर शीर्ष ए पर बल के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, शीर्ष बी पर बल के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन ना लिखेंगे ना तो भी चलेगा, ये वाली लाइन ना लिखेंगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो आपको कभी 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 अगर लग रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ कि आप कभी परेशान ना हो जाओ कि ये कैसे लिख दिए हैं। बाकी अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा। तब अगर आप इसको, फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ है बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। वहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दिया, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसको हटा देंगे, मत लिखो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, इतने न्यूटन हो जाएगा, और इसको नाम दे देंगे, ये कौन सा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और इसको हटा देंगे फिर। ठीक है, ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बस। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर थोड़ी सी आगे बातें करते हैं कि आगे प्रश्न क्या है। प्रश्न में तो कुछ नहीं है, प्रश्न में बस इतना ही था, शीर्ष ए पर बल लग रहा है इतना, शीर्ष बी पर बल लग रहा है इतना, और शीर्ष सी पर बल लग रहा है इतना। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख लिए। अगर आप इसको इस वाली लाइन को भी ना लिखोगे ना तो भी काम चलेगा, इस वाली को, है ना। अगर आप इसको ना लिखेंगे तो, अगर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ नहीं है ना। अगर ना लिखेंगे तो भी चलेगा, तो मैं इसलिए हटा दिया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे, कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा, और इसके बराबर भी इसको आप लिख ही सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। तो अब अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हैं, तो एक पक्ष बराबर, तो दोनों भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन इसी वाला बराबर नहीं है। तो बल कितना लग रहा है शीर्ष ए पर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, बी पर कितना लग रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और सी पर कितना लग रहा है, तो रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप ना, अगर बुक में देखेंगे, बुक के सोल्यूशन में देखेंगे, तो थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है कि जो जो आपका, इधर लिखता हूँ कि जो आपका एफ ए है, एफ ए है प्लस एफ बी है प्लस एफ सी है, और इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये कहने का क्या मतलब है, 0 डिग्री होगा। तो देखो भैया, अगर ये क्या है, एफ बी का परिणामी है। ठीक है, जब एफ बी का परिणामी है तो ये जैसा रखा हुआ है, इसी के पैरेलल हम उठा के यहाँ पे इसको शिफ्ट करें, यहाँ पे शिफ्ट करें, तो ऐसे ही आएगा। और ये कौन सा है, एफ ए है। फिर से सुनना, यहाँ पे एफ बी ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब इसको उठाकर हम क्या करें, ऐसे इसके पैरेलल ही, इसके समांतर ही हम उठा के ऐसे ले जाएं, और उठा के ले जाके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो जो एफ बी इधर जा रहा है, वो अब यहाँ पे शिफ्ट होके ऐसे जाएगा, इस वाली रेखा के ऊपर से ही जाएगा। जब इस वाली रेखा के ऊपर से जाएगा, तो ये यहाँ पे लगभग ये क्या बन जाएगा, ये होकर जाएगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा। और कौन होता हुआ जाएगा, यहाँ से होता हुआ जाएगा आपका एफ बी जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कितना था, 120 डिग्री था। लेकिन ये जो गया है परिणामी, इसने इसको 120 को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। तो इधर कितना बचा, 60, इधर कितना बचा, 60। ठीक है, तो अब एफ ए और एफ बी के बीच कितना कोण हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, एफ ए और एफ बी के बीच कोण 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री हो गया, तो एफ ए और एफ बी के बीच अगर हम परिणामी निकालें, एफ ए और एफ बी के बीच अगर हम परिणामी निकालना चाहें, तो एफ ए और एफ बी के बीच परिणामी कितना आएगा, एफ ए और एफ ए के बीच की परिणामी इसी सूत्र से निकालेंगे। तो सूत्र में क्या है, 2f1। ठीक है, और कॉस थीटा बाई 2, थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, एक, क्योंकि 60 है, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
2f और cos 30 का मान ये √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3f इंटू एफ। और एफ कितना है, जो एफ है और एफ बी है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, एफ है और एफ बी आपस में बराबर है। और ये कितना आया है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, इतने तो आया है, ठीक है। और अब यहाँ से एफ ए और एफ बी के बीच का परिणामी आ गया, एफ ए और एफ बी के बीच का परिणामी कितना आया, √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। लेकिन जो ये बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है। और ऊपर वाला जो सी पर बल लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, ठीक है। वो कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था। इसका मतलब है कि जो सी पर परिणामी था वो नीचे की तरफ आ रहा था, और जो यहाँ पे परिणामी है ए पर परिणामी, अब हमने एफ ए और एफ बी के बीच का परिणामी निकाला, वो परिणामी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब जितना इस परिणामी पर बल लग रहा था, कितना लग रहा था, ये देखो भैया, ये लग रहा है √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, उतना ही जब हमने इसका परिणामी निकाला तो इसके परिणामी पर भी उतना ही बल लग रहा है, कितना, √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इसका और साथ में क्या है, ये नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ बल लग रहा है और इन दोनों के बीच ऊपर की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, और एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हमें एक को प्लस रखना पड़ेगा और एक को माइनस रखना पड़ेगा। जब एक को प्लस रखेंगे और एक को माइनस रखेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कहने का मतलब यह है कि एक बल ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसका मतलब है कि कूलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सामंजस्य है, मतलब ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक बल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि परिमाण में समान है ना, अगर परिमाण में समान न होते तब तो दिक्कत होती। हमने एफ ए और बी के बीच का परिमाण निकाला, कितना है, √3 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। इसी सूत्र से निकाला है, इसी सूत्र से, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। हमने एफ ए और एफ बी के बीच का जो परिणामी है उसको हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया, तो एफ हो गया, तो 2f cos थीटा/2 होता है, थीटा कितना हो गया, 60 हो गया, क्योंकि 120 था, ये परिणामी गया था, इसको दो भागों में बांट दिया था, तो इधर 60 हो गया। हमने इसको पैरेलल लाया, यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये यहाँ से होकर जाएगा लगभग, ठीक है। और ये ऐसा जाएगा तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 का मान पहले आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा 30, और 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, यहाँ पे एफ ए आ गया। एफ ए और एफ बी बराबर था, हमने एफ ए और एफ बी का ये वाला मान रख दिया, तो कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और √3 पहले से था। अब हमें क्या करना था, परिणामी निकालना था, लेकिन परिणामी एक बल हमारा इधर लग रहा था, इनके कारण जो बल लग रहा है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसे। अब अगर इन दोनों के बीच हम परिणामी निकालें ना, इन दोनों के बीच परिणामी ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक परिणामी नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्योंकि एक को हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा तो एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि दिशा उल्टी है। और जब एक को नेगेटिव रखेंगे और एक को पॉजिटिव रखेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जब जोड़ेंगे तब। क्लियर हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये जो दिया हुआ है एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बराबर 0, तो क्यों है, क्योंकि एक बल नीचे की तरफ लग रहा है, एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, और समान परिमाण में लग रहा है, इसलिए एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपकी आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि तो आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें हौसला मिलता है ना, कि हम और अच्छा और बेहतरीन आपके लिए करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।